हाँ, तो आज अपन एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे, एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो पूरे संसार की एक महाशक्ति यूएसए यानी कि अमेरिका को भी जिसने हिला के रख दिया। बिल्कुल ऐसी ही घटना थी 9/11। मैंने कल भी कहा था कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये बात बता दूं 9/11 के बारे में, तो ये 9/11 है क्या? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर पहले डेट लिखी जाती है, उसके बाद महीना लिखा जाता है। ठीक है, अपन पहले क्या लिखते हैं? तारीख लिखते हैं, फिर महीना, फिर ईयर। लेकिन अमेरिका के अंदर या यूएसए के अंदर क्या लिखा जाता है कि पहले वहाँ पर महीना लिखा जाता है, तारीख बाद में लिखी जाती है। तो इसका मतलब है 11 सितंबर। तो ये 9 क्या है? 9वां तो महीना है, मतलब सितंबर हो गया वो। ठीक है, ये तो हो गया सितंबर, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सितंबर और 11 हो जाएगी तारीख, मतलब 11 सितंबर की बात है। 11 सितंबर। अब समझ में आएगी 9/11 का मतलब क्या है, क्योंकि अमेरिका के अंदर पहले महीना लिखा जाता है, उसके बाद डेट लिखी जाती है। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई। हुआ क्या, ये अमेरिका के अंदर सबसे आज तक की सबसे बड़ी घटना है। अमेरिका के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, वहाँ के सभी लोगों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। आज तक ऐसी घटना कभी हुई नहीं, और यूएसए ने ऐसे हम सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा। एक्चुअल में क्या होता है, इस घटना की जो जिम्मेदारी लेता है वो लेता है ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ओसामा बिन लादेन के बारे में बता दूं कि ओसामा बिन लादेन वैसे तो बहुत अमीर खानदान से था और इंजीनियर था, बड़ा माइंडेड खोपड़ी थी इसकी। और इसने छोटे मोटे कहीं पर भी ये, अब जैसे अपने कल पढ़ा था, जितने भी दूतावास वगैरह होते हैं, ये जो जितने भी किसी के जहाँ पर एम्बेसीज होती है, वहाँ पर इसने खूब सारे हमले किए थे, अटैक किए थे। लेकिन इस बार इसके माथे में कुछ अलग ही, कहते हैं ना कि खुजली चली। और ये अपने जो जहाँ पर बंकर इनके होते हैं, जहाँ पर ये बैठे रहते हैं, इनके जहाँ पर अड्डे होते हैं, अफगानिस्तान के अंदर ही बैठा था, अपने बंकर में बैठा था। और इसके दो खास गुर्गे के दो, चाहे दो खास दोस्त के दो, खालिद शेख और मोहम्मद आतिफ आते हैं इसके पास में, और इससे बात करते हैं ओसामा बिन लादेन से। लादेन को तो खैर आप जानते ही होंगे, वैसे मैं चाहूँ तो इसकी शक्ल भी दिखा सकता हूँ आपको। बड़ा ही खूंखार आदमी, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी हिला के रख दिया था, ये ओसामा बिन लादेन है ना। तो ये इसकी घटना की जिम्मेदारी लेता है, फिर ये बंकर में रेस्ट कराता। तो ये दोनों दोस्त इसके पास में आते हैं। ठीक है, खालिद शेख और मोहम्मद आतिफ, ये दोनों आते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये ज़्यादा मास्टरमाइंड है, वैसे दोनों ही एक से बड़े एक है। और ये लादेन को, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ओसामा बिन लादेन, ये दोनों जने आते हैं और लादेन को एक प्लान बताते हैं कि बहुत हो गया, अपनी छोटी मोटी घटनाएं कर ली, लेकिन अब कुछ तूफ़ानी करते हैं। बोले क्या तूफ़ानी करना है, कि अब अपन अमेरिका के ऊपर अटैक करते हैं। तो एक बार तो लादेन भी थोड़ा सा समझ लिया कि ये क्या बात होगी यार, अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है, महाशक्ति है। बोले कोई बात नहीं, अपन तो एक काम करते हैं, अमेरिका के ऊपर अटैक करते हैं। बोले फिर कैसे करेंगे, इतनी महाशक्ति सुपर पावर है। तो इन्होंने कुछ प्लान बताया, वो प्लान बड़ा शानदार था। तो वो प्लान ओसामा बिन लादेन को पसंद आया कि यार बात तो सही है, फिर तो सही, आराम से कर लेंगे अपन। और फिर ये कहते हैं कि फिर एक काम करो, प्लान बताऊंगा, अभी चिंता मत करो, पूरा प्लान बताऊंगा, एक काम करते हैं अब। और लादेन कहता है इसको खालिद शेख को कि तू फिर एक काम कर, अपन को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो तू तो पैसे इकट्ठे कर, क्योंकि पैसे काफ़ी चाहिए। और तू अपने क्या कर, बंदे इकट्ठे कर। बंदे का मतलब आदमियों को पकड़ के ला, कितने खास आदमी, ऐसे आदमियों को लाना जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो और जिनका अपन ब्रेन वॉश कर सकें और वाकई थोड़े हिम्मत वाले हो, मतलब जो मर सके। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जितने बंदे लाएंगे उनको ट्रेंड करेंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग होते हैं ना, जो अपने शरीर पे बम बांध के, उनको पता है कि अपने शरीर पे बम बांध लिया तो अपन मरेंगे, भाई बम तो विस्फोट होगा तो खुद तो मरना है, और वो दूसरों को ही मारते हैं। लेकिन उनका क्या, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ना तो ये लोग ढंग से कुरान पढ़े होते हैं, और ऐसे उनको कहते हैं कि अल्लाह के बंदे हो, ये हो, कुरान में ये लिखा हुआ है, ऐसी बातें करके ब्रेन वॉश कर देते हैं इनका, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होता है। फिर इनमें जुनून और जोश आ जाता है। ये नहीं सोचते कि जो ये अलकायदा के खुद ओसामा बिन लादेन खुद क्यों नहीं मर रहा, हमें क्यों भेज रहा। लेकिन ये क्या है कि ब्रेन वॉश करने के बाद में इनको फिर वही वो दिखता है कि बस मरना है और मारना है। तो बस इन्हीं तरह से ये जो क्या करते हैं, अपने ये इन बंदों का, इनका जो है ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो ये जो आतिफ है, ये 19 बंदों को लेके आता है, 19। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर इनको इकट्ठा किया जाता है, 19 बंदों को, 19 बंदों को। और फिर अब प्लानिंग करते हैं। देखो ये प्लानिंग कब से कर रहे हैं, प्लानिंग करें 1998 से लेके प्रोसेस चलती है, और लगभग 2001 तक, मार्च 2001 तक ये इनकी ट्रेनिंग चलती है। इन 19 बंदों को ट्रेन किया जाता है, और 1998 से ही शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। क्या करते हैं, अमेरिका में भेजते हैं। ये पूरी बात को समझना, ये इन 19 बंदों को बारी बारी करके यूएसए के अंदर भेजना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि 2 बंदों को भेजते हैं, फिर ये 3 जनों को भेजते हैं, फिर 7-8 महीने बाद में, 7-8 महीने ऐसे नहीं कंटिन्यू, तो फिर थोड़ा सा शक हो जाता है। 7-8 महीने बाद में ये 4 बंदों को और भेजते हैं।
इस तरीके से करते 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 लगभग मार्च 2001 तक ये कंप्लीट 17 के 17 बंदूकों को अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर भेज चुके होते हैं। ठीक है, ये दोनों मास्टरमाइंड और लादेन तो खैर है ही, ये सब मिलके। ठीक है, और अब ये क्या करेंगे, अब बड़ी ध्यान से सुना, बड़ी रोचक स्टोरी है कि ये जितने भी बंदे हैं, ये 19 के 19, ये 19 के 19 बंदे बारी बारी जाके वहाँ पर अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं बाकायदा। ट्रेनिंग का मतलब ये है एरोप्लेन चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं, जहाँ पर जैसे हर जगह इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल होती है, वैसे ही इनको एरोप्लेन सिखाने के भी जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो अमेरिका के अंदर ही वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं ये लोग, सभी के सभी, जैसे 2-2 दिन जिस टाइम से जाएंगे उस अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाता है शानदार तरीके से। और ये बहुत ही तगड़े तरीके से अमेरिका के अंदर ही एरोप्लेन उड़ाना सीखते हैं, कैसे पूरा प्रोसेस उस एरोप्लेन का सीख लेते हैं। और कम्प्लीटली सीखने के बाद में फिर ये क्या करते हैं, ये दोनों, फिर ये तो लीडर है ही इनके, ये लादेन भी लीडर है ही, फिर ये इन बंदूकों को क्या करते हैं कि अब ये कम्प्लीटली सीख चुके हैं, यहाँ मामला डन है, तो अब ये करते हैं यहाँ पर प्लानिंग कि अब आपको क्या करना है कि 4 ग्रुप बनाने हैं, 4 कैटेगरी बनाते हैं, 4 ग्रुप, 17 को डिवाइड करेंगे, ये 17 को डिवाइड कैसे करेंगे, पहले ग्रुप में 5 जने रखेंगे, फिर 5 जने रखेंगे, फिर 5 और चौथे में 4, इस तरीके से 4 ग्रुप बना लिया। और 4 ग्रुप में ये कह देंगे 17 का नाम आ गया, 19 के 19 बंदूकों को, ये 5 5 15 और 4 19 हो गए। और इनको कहते हैं कि आपको 4 एरोप्लेन हाईजैक करना है, 4 प्लेन को क्या करना है, हाईजैक करना है। 4 प्लेन को हाईजैक करोगे, तुम 5 मिलके, सबके 4 ग्रुप बन चुके हैं, बस आपको प्लेन को हाईजैक करना है और उस प्लेन को अमेरिका की टॉप जो इमारतें हैं उनके अंदर बस बचीड़ देना है, मतलब घुसेड़ देना है उसके अंदर। अब इनको तय है कि मरेंगे, लेकिन इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, बिल्कुल इनको आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है कि बस मरना और मारना है। चारों के चारों जने 4 ग्रुप बनाते हैं। और जो अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, इसका 110 फ्लोर का, मैं आपको थोड़ी सी फिर बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों को 2 प्लेन को भेजते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जो कि 110 फ्लोर है। ठीक है, 110 फ्लोर है और 80वां जो माला है, मतलब 80वीं जो मंजिल है, इस 80वीं फ्लोर 80th फ्लोर जो है, इसके ऊपर जाके पहला, मैं आपको इसकी इमेज दिखा दूंगा। देखो ये है अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अपना तो क्या यूएसए का, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ठीक है, हालांकि इधर लिखा हुआ है तो आप थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ये देखो ये। और ये जो पहले ही जो ये भीषण आग आपको दिख रही है, इसका मतलब ये कि एक विस्फोट यहाँ पर लगभग 80वें माला है और यहाँ पर इस जगह विस्फोट हो चुका है, एक प्लेन घुस चुका है और दूसरा प्लेन देखो ये आ रहा है, ये और घुसेगा इसी में। 2 कंटिन्यू, लोग तो हक्के बक्के रह गए, कम से कम वो 3000 के करीब वहाँ के लोग जो काम करने वाले या फिर शॉपिंग सेंटर की तरह जो शॉपिंग करने आते हैं, वो सब मारे गए बुरी तरीके से। फिर क्या होता है, ये 2 लगातार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर गिरा देते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों वहाँ पर जाके घुस जाते हैं, खूब लोग मरते हैं, तबाही मच जाती है एकदम। और फिर तीसरा जो इनका प्लेन है वो गिराते हैं ये पेंटागन के ऊपर। पेंटागन वहाँ अमेरिका का रक्षा विभाग है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है भाई, जहाँ पर हमारा रक्षा मंत्रालय होता है उसमें सारा डिफेंस का से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड सारी खुफिया जानकारियाँ हैं, जितने भी सब कुछ वहीं होते हैं। और बड़ी मिलिट्री कैंप है, बहुत ज़्यादा अपने हथियार सब कुछ वहीं रखे जाते हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट ने सारे यहाँ उस पर गिराते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह ढूंढते हैं टॉप लेवल की, यहाँ पर भी ये सक्सेस होता है, इस पर भी गिरा देते हैं। और चौथा जो है ये बड़ा खतरनाक था, ये गिराते हैं कांग्रेस। वहाँ की पार्लियामेंट या संसद को बोला जाता है, जैसे अपनी संसद है ना, हालांकि इंडिया में तो कांग्रेस पार्टी है, वहाँ कांग्रेस बोला जाता है उनकी पार्लियामेंट को, संसद को, जैसे हमारे पार्लियामेंट है जहाँ पर पास में राष्ट्रपति भवन भी है। वहाँ पर इस इमारत पर इनका प्लान जो है था कि इस पर टेकना है, जो अभी वहाँ पर व्हाइट हाउस है, समझ रहे हो, यूएसए के अंदर जो व्हाइट हाउस है जहाँ पर वो प्रेसिडेंट वहाँ का राष्ट्रपति बैठते हैं, वहाँ पर इनका प्लान था। लेकिन यहाँ देखना आप, यहाँ पर तो जो अंदर लोग बैठे थे उन लोगों को ज़्यादा उन्होंने कोई मतलब समझ भी नहीं पाई, इतने में उनको हाईजैक कर लिया प्लेन को। और ये प्लेन को हाईजैक कैसे किया वो तो समझ गए ना आप। ये क्या करते हैं कि 5 जने इसके अंदर घुस जाते हैं, है ना, हथियार दिखाते हैं, ड्राइवर के ऊपर कनपट्टी पे गन रख के हटा देते हैं उसको, खुद को चलाना आता है, खुद बैठता है एक जना और फिर सीधी चिपका देता है। और किसी को भी, बाकी जो 3-4 होते हैं वो फिर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं, तो कोई भी जो अंदर बैठा है वो खड़ा नहीं हो पाता है इनमें तो। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ के जो लोग थे, 2-3 जने अंदर बैठे थे, 3-4 को आया गुस्सा, उनको इतना ही पता चल गया कि अपन मरना तो तय है, क्योंकि ये जो हाईजैक कर चुके और खुद चला रहे हैं, ड्राइवर को तो उठा दिया, खुद बैठ गए वहाँ पर, मतलब
जो पायलट था, पायलट को उठा दिया, खुद पायलट बन गया। तो इनको पता था कि मरना तो तय है, लेकिन वही वाली बात है कि मरेंगे तो शान से मरेंगे, हमने तो हमारे देश के लिए शहीद होंगे, शहीद की तरह, जैसे फौजी शहीद होता है देश के लिए वैसे मरेंगे। तो इनके दिमाग में वो आई और इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। और 3-4 जन ऐसे लोग थे जिन्होंने उनका ज़बरदस्त मुकाबला किया उनका, हालांकि उनके पास में हथियार नहीं थे फिर भी। और जो पायलट बना था आतंकवादी, उसका ध्यान डाइवर्ट करके जो एक्चुअल निशाना साधना था वहाँ पर निशाना नहीं लगा और कहीं किसी खेत में जाके ये प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि मर तो सब गए, लेकिन ये कहीं खेत में जाके गिरा। तो इन्होंने निशाना कहीं और लगा दिया। और बाकायदा ऐसा भी है हिस्ट्री के अंदर बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें जितनी भी है सब सच है, क्योंकि ये तो लाइव रिकॉर्ड है। आज आप कहीं यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो, इनका वीडियोस भी हैं, खूब सारे मिल जाएंगे। लेकिन उतना अपन को क्या करना, मैं पूरी बता चुका आपको, पूरी PhD हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर बाकायदा 2 जने ऐसा भी कहते हैं, अपने घर पे फ़ोन करते हैं कि हम सभी मरेंगे, लेकिन मरेंगे हमारे देश के लिए बड़े शान से। अपने वाइफ को या अपने घर वालों को फ़ोन भी करते हैं। इतना हिम्मत दिखाई उन्होंने, इसलिए ये निशाना चौंक गया। अगर ये निशाना लग जाता तो वो कोई अलग ही एक इमेज बनती, एक अलग ही कहानी हो जाती, जो कि बहुत ही दर्दनाक होती। क्योंकि व्हाइट हाउस के ऊपर, हालांकि एक्चुअली एक बात और बताऊं मैं, ये वैसे जितने भी राष्ट्रपति भवन होते हैं या फिर ये ऐसे कुछ मैन इलाके होते हैं, वहाँ पर प्लेन को उड़ाना की कंपलसरी नहीं है। ऊपर आप प्लेन उड़ा ही नहीं सकते उस इलाके में। जैसे हमारा इंडिया का राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पर राष्ट्रपति जी मतलब रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति जो निवास है दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में, तो वहाँ पर उसके ऊपर से कभी प्लेन नहीं उड़ सकता। अगर आ गया ऊपर तो उसको तुरंत उड़ा देंगे, चाहे ये फिजिक्स परमिशन है, वहाँ पर पूरी एयरफोर्स लगी हुई है। अगर कोई भी प्लेन वहाँ उसके आसपास में भी जितना कुछ इलाका है वहाँ पर वो नॉन फ्लाइंग जोन है, वहाँ पर आप नहीं उड़ा सकते, तो उसको तुरंत उड़ा दिया जाता है। तो हालांकि वहाँ पर भी ऐसा ही था, लेकिन उतनी उस टाइम इतनी सिक्योरिटी थी नहीं, इतनी सिक्योरिटी नहीं हो पाई थी। आजकल तो बहुत कुछ मामला हो गया, तो ये सब बातें भी है। वरना ऐसे तो चेकिंग भी होती है, बिना चेकिंग हथियार लेके घुस कैसे गए, लेकिन इतनी सिक्योरिटी थी नहीं। और दूसरी बात, ये लोग ट्रेंड थे, ये तो पहले से ही रेकी कर रहे थे वहाँ पर कि इनको पता चल गया था कि ये चारों ही डोमेस्टिक इनके थे, कॉमर्शियल है सारे के सारे फ्लाइट, जितनी भी है सारी कॉमर्शियल फ्लाइट है, तो इनको शक भी नहीं था। तो बस नॉर्मली चेक कर लेते हैं, हथियार छुपा के ले गए ये लोग। इनको सब पता था कि कहाँ से जाया जा सकता है, क्योंकि 2-2.5 साल तक इन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली है और पूरा पता था। इस तरीके की ये घटना हुई थी और बिल्कुल दिल दहलाने वाली घटना थी, जो US की हिस्ट्री में आज तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। आई थिंक ये पूरी इमेज या स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। और अब अपन कुछ बातें कर लेते हैं इसके थ्योरी की। तो 9/11 की घटना की बात करें अपन, तो 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमान थे उन पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल, यानी कि और 11 सितंबर 2001 19 हाईजैक, 19 मतलब 19 जने थे, हाईजैकर थे, 19 अपहरणकर्ता थे। उन्हें हेलिंग फ्रॉम ए नंबर ऑफ अरब कंट्रीज टू कंट्रोल ऑफ 4 अमेरिकन कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, उनके ऊपर इन्होंने उड़ान भरने के चंद मिनटों में ही अंदर घुस के तुरंत कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर इनका प्लानिंग क्या थी? 2 विमान को तो न्यूयॉर्क के अंदर, जो US के अंदर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के अंदर है, वहाँ पर इनका प्लान था उत्तरी और दक्षिण टावर वहाँ से टकराए। जैसा कि मैंने आपको इमेज में दिखा भी चुका, ये आपको इमेज दिखा दी मैंने। इन दोनों के ऊपर टकराना था, ये पहला इस पर टकरा गया, दूसरा इस पर टकरा गया, ठीक है, मतलब कि टकराए। और तीसरा जो विमान था वो वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन यहाँ से टकराया, जो कि अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। यानी कि 1 अर्ली इनटू नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क, और 3rd एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इनटू द पेंटागन बिल्डिंग अर्लिंगटन, जो वर्जीनिया पड़ता है। US डिफेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स है जो है वो USA का है, वहाँ पर टकराया। तीनों बातें मैंने स्टोरी में सुना दी। और ये हालांकि कुछ आपकी बुक में इमेज भी है, ये जो थी ये US के वहाँ पर अखबारों में छपी थी। ये इस तरीके की भीषण आग की देख सकते हो आप, वहाँ पर उस अखबार में भी उस टाइम पर छपी थी, ठीक है। हालांकि वो कोई बड़ी बात नहीं, ये मैंने आपको दिखाई दिया पहले, ठीक है। ये जो है वहाँ का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जिसके ऊपर दोनों टावर है, इनके ऊपर बम गिराए गए। तो इस तरीके से बहुत ही ये मतलब बहुत ही घटना थी। और चौथा विमान जो था वो अमेरिकी कांग्रेस की जो मुख्य इमारत है उससे टकराना था, ठीक है, मुख्य इमारत से टकराना था। लेकिन ये पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया और इस हमले को कहते हैं 9/11। ये पूरी प्रोसेस, पूरी जो घटना हुई, इसी को हम 9/11 घटना कहते हैं। तो आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि जो चौथा था वो एग्जैक्ट सही निशाने पर नहीं लगा। यानी कि अमेरिका जब चौथा ये 4th एयरक्राफ्ट presumably bound for the Capitol building of the US Congress came down and fell in the Pennsylvania. The attacks have come to be known 9/11, इसी को हम 9/11 पर 9/11 की घटना कहते हैं,
तो आई थिंक आपको ईजिली मेरी स्टोरी सुन ली तो ये तो कोई कुछ मुश्किल नहीं है। फिर कुछ बातें और लिखेंगे इसके अंदर। अगर वैसे 2 नंबर में आता है तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये लिखना है कि अमेरिका जो देश है वो 1776 में बना था, 1776 में बना था, एक देश बना, और तब से लेकर उसने इतना बड़ा हमला कभी देखा ही नहीं, कभी झेला ही नहीं। यानी अमेरिका बिकम ए कंट्री इन 1776 एंड सिंस देन इट हैड नॉट फेस्ड सच ए मेजर अटैक, इतना बड़ा अटैक कभी इसने देखा नहीं, सुना नहीं, और न ऐसा कोई झेला घटना। उन्होंने इस घटना की तुलना की थी 1814 जो वाशिंगटन डीसी में आगजनी हुई थी, और 1941 में जापानियों ने जो पर्ल हार्बर पर हमने पढ़ चुके, पर्ल हार्बर का मैंने आपको मैप भी दिखाया था जापान के द्वारा, पर्ल हार्बर पर जो हमला हुआ था उनसे इन्होंने तुलना करी थी किन्हें, अमेरिका वासियों ने। इन्होंने कहा कि भाई जो ये हमारे यहाँ घटना हुई है, एक बार वाशिंगटन डीसी में आगजनी हो गई थी, मतलब आग लग गई थी 1814 के अंदर, उसमें भी खूब लोग मारे गए थे, और जापानियों ने जो पर्ल हार्बर के ऊपर जो हमला किया था 1941 में, तो इन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए उन दोनों घटनाओं जैसी घटना है। ठीक है, ये भी आपको अच्छा आंसर बन जाएगा। तो ही कंपेयर्ड द इंसिडेंट द इवेंट ऑफ 1814 जो कि द बर्निंग वाशिंगटन डीसी एंड 1941 द जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर, उनसे इन्होंने कंपेयर किया। ठीक है, और इसके बाद मतलब ये आपके प्रॉपर तरीके से आंसर बन जाएगा 9/11 का। 3 पॉइंट ये, चौथा चारों तो विमान के बारे में, ये 5 और लिख देना, थोड़ा प्रॉपर आंसर बन जाएगा। फिर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये क्या है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम देखो मैं आपको फिर बता दूं, ये एक वो ऑपरेशन है कि आपको पता है उस टाइम क्लिंटन की सरकार थी। ठीक है, क्लिंटन की सरकार थी, तो यहाँ पर क्या है कि ये ऑपरेशन चलाया गया कि जो 9/11 की घटना हुई, जिन जिन लोगों पर शक है कि यार ये 2 सालों से प्लानिंग कर रहे थे ये लोग और हम समझ नहीं पाए, हम तो उनको ट्रेंडिंग दे रहे हैं, उनको ट्रेंड कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे ऊपर आज हमला कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये जिन जिन पर लोगों पर शक था, तो अमेरिका ने क्या करा, ऑपरेशन चलाया कि सबको गिरफ्तार करो, पकड़ो। ठीक है, और बिना किसी की परमिशन उनको बिल्कुल मतलब तरीके से उनको बहुत तगड़े तरीके से जेलों में छुपाया गया, बहुत बुरी तरीके से, वो तो आप समझ सकते हो। तो क्लिंटन की जगह, हाँ क्लिंटन थे, उसके बाद में जो रिपब्लिक पार्टी के बने जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, क्लिंटन की जगह ये डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, क्लिंटन हैड बीन सक्सेस इन द यूएस प्रेसिडेंसी द जॉर्ज डब्ल्यू बुश, द रिपब्लिकन पार्टी, जो रिपब्लिक पार्टी थे, ये वहाँ के मतलब ऐसा मान लीजिए राष्ट्रपति बनते हैं, नई सरकार बनती है। तो आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, क्योंकि अमेरिका हिल गया, कितनी किस में हिम्मत है कि हमारे घर में सी कि हमें मारे, इसलिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। किसने चलाया? तो ये वहाँ के राष्ट्रपति थे रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, यहाँ पर क्लिंटन नहीं है, क्लिंटन के बाद के राष्ट्रपति है ये। और एक बच्चे का कमेंट था कल, मैंने बहुत ही शानदार कमेंट पढ़ा हो, उसका भी जवाब दूंगा लास्ट में। एज ए पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेरर द यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अगेंस्ट ऑल दोज सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड दिस अटैक। और मेनली जो अलकायदा ने इसको जिम्मेदारी ली थी, ओसामा बिन लादेन ने कहा था कि मैंने मारा था, मैंने जिम्मेदारी ली है, तो ओसामा बिन लादेन अलकायदा से रिलेटेड है, तो उसका एक संगठन है ये, तो उस अलकायदा ने जिम्मेदारी ली थी, तो अलकायदा को ख़त्म करना मेन टारगेट बनाया, और तालिबान रिजम इन अफगानिस्तान ये था। यानी कि इस अभियान में मुख्य निशाना किन पर था? अलकायदा और अफगानिस्तान की तालिबान जो शासन है उसको मेनली बनाया गया। अभी भी तालिबान आपको पता है अभी फिर वापस वो मतलब अपना वो कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन इनका मेन यही था कि तालिबानियों को और इस अलकायदा को ख़त्म करना है। अमेरिका ने प्लान कर लिया, और अमेरिका खूब कोशिश भी करता है। मैं आपको बताऊँ, अमेरिका शुरू से ही आतंकवादियों के खिलाफ तो लड़ता है, ठीक है, लेकिन हाँ भारत जब बोलता है कि जैसे भारत कहता है कि भाई पाकिस्तान के जो हमारे साथ इशू चल रहे हैं, जो कश्मीर हमारा है, ये पाकिस्तान का निपटारा करो, चलते हुए आतंकवादी घटनाएं कर देता है, हमारे जवानों को शहीद कर देता है, उस टाइम पर चुप्पी साध लेता है थोड़ी। लेकिन हाँ ये कोशिश करता है, वो अलग इशू है, उतना तो फिर अपन जाएंगे तो फिर वो टाइम लग जाएगा। तो लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की। तो 1 मार्क्स में आपको ये लिखना है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम उन लोगों के खिलाफ लाया गया जिनका 9/11 के अंदर शक था, जिन पर उनको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। ठीक है, तो ये था। उसके बाद में एक पॉइंट और लिखेंगे कि अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की, संसार में जगह जगह गिरफ्तार करा, इसलिए जो भी इनको डर था, द यूएस फोर्सेज मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और गिरफ्तार लोगों को खुफिया जेल खानों में, खुफिया मतलब जहाँ पर किसी को नहीं पता कि कहाँ जेल हो, ऐसी जगह बंद किया गया, बंदी बनाकर रखा गया, क्योंकि उनसे पूछताछ करेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। और वाकई तभी पता चला कि ये प्लानिंग कब से चल रही है, कौन था, कैसे कैसे किया। फिर पता चला कि लादेन था, ये सब थे। तभी तो लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा। ठीक है, वो अपनी जो भी वाइफ थी उसको ढाल बनाता है, उसको सामने रखता है, लेकिन फिर भी वो डरते नहीं है, शूट कर देते हैं, उसको सिर में गोलियां मार मूर के ले जाते हैं। तो वो सब अपन देखा था। तो अमेरिका वैसे इसके दुश्मनों को भी बर्दाश्त करता नहीं है, बहुत बुरी तरीके से मारता है, ऐसा सबक सिखाता है।
चाहे वो जापान के हिरोशिमा नागासाकी को सिखाया था, तो क्योंकि वो पर्ल हार्बर वाला इशू था। तो जो भी इशू में ये जिससे जो पंगा लेता है उसका तो सबक तगड़ा ही होता है। तो क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में ये एक जगह है, ठीक है, नौसेना का एक ठिकाना है वहाँ पर कुछ बंदियों को रखा गया, मतलब ऐसी ऐसी जगह रखा गया। समझ सकते हैं उनके साथ क्या असर क्या होगा, वो खैर आगे की बात है। तो द अरेस्टेड पीपल वर केप्ट कैप्टिव इन सीक्रेट प्रिजन्स एज ए यूएस नेवी बेस। ये लिख देना कि थोड़ा आंसर बन जाए ग्वांतानामो बे सम प्रिजनर्स वर केप्ट। यहाँ पर भी कुछ बंदियों को रखा गया और इनसे कुछ पूछताछ करेंगे, और कोई इनको बंदी रख के क्या करना है, मारना तो है ही, फाइनली तो फिर मार देंगे जिस दिन पूरी बात होगी, फिर उसके बाद में शूट कर दिया सब, वो सब चीज़ें हैं। तो 9/11 की घटना इंसिडेंट कंप्लीट है अपनी। आज इस टॉपिक को मैंने जानबूझ के इतना ही रखा है ताकि एक इंटरेस्टिंग मुद्दा और आपके लिए भी बहुत आगे काम आएगा, ज़रूरी है इसको इतना ही रहना। एक बच्चे का स्टूडेंट का कमेंट बहुत ही शानदार था। इससे ऐसा लगता है कि वाकई आप पूरी क्लास लेते हो, एक सेकंड भी स्किप नहीं करते हो, और हर चीज़ से जो ये चैप्टर फर्स्ट मैंने बात लिखी थी, और वाकई इन्होंने पूछा, इनका नाम ओम भार्गव के नाम से है, इन्होंने पूछा है कि सर एक क्वेश्चन है, यदि क्लिंटन 1992 से 2000 तक राष्ट्रपति पद पर थे, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे, तो जो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि हुई थी जो अपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जो 3 जनवरी 1993 को कहा था, उसमें लिखी हुई बात है, मैंने लिखा है नोट्स के अंदर, कि जॉर्ज बुश ने उसमें राष्ट्रपति की पद पे जो थे उनसे सिग्नेचर कैसे कर दिए। बहुत बढ़िया बात है। ऐसे अगर कमेंट पूछते हैं लोग तो दूर भागते होंगे, मुझे तो मज़ा आता है कमेंट जब कोई बच्चा पूछता है, ऐसा लगता है कि वाकई प्रॉपर तरीके से नोट्स को पढ़ रहे हैं और वाकई इंटरेस्टिंग बातें हैं ये। तो मैं इनको ये बता दूं कि हाँ बिल्कुल, अपने कल पढ़ा था क्लिंटन 1992 से 2000 की बात। ये इसमें ऐसा होता है कि इलेक्शन 1992 में शुरू हो गए थे, है ना, तो प्रॉपर, लेकिन जब तक कहते हैं ना कि जब तक वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाती, सीट पर नहीं बैठ जाते, जब तक वही प्रेसिडेंट रहते हैं। एक्चुअल के अंदर जो ये बिल क्लिंटन है वो 20 जनवरी 1993 1993 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि पद पर बैठते हैं, और 20 जनवरी पूरे 8 साल तक रहते हैं। 4 साल के बाद में फिर चुनाव होता है, फिर 4 साल, और 2001 तक जो है ये प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहते हैं। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो गया आपका। 20 जनवरी 1993 को ये बैठे थे, इसका मतलब ये हो गया कि फिर भी 17 दिन पहले, मतलब 3 जनवरी को सिग्नेचर 3 जनवरी को थे, तो 3 जनवरी 1993 तक तो ये अपने जॉर्ज बुश ही थे, क्योंकि ये तो बैठे थे 20 जनवरी को। ठीक है, तो आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार है, बड़े ध्यान से देखना। जो भी प्रॉब्लम हो, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई उसी का नहीं देता हूँ, देख लेता हूँ किसको जिसको देना है। ठीक है, बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर बताना। इस चैप्टर के 2 और छोटे छोटे पार्ट और शानदार तरीके से बनाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत शानदार तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।